हेलो स्टूडेंट। एग्जाम क्रैक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टूडेंट, आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और वही एक बात वापस आपको बता देता हूँ, अपना जो यूट्यूब चैनल है वो एग्जाम क्रैक यूट्यूब चैनल है। आपको कम से कम थोड़ा 5-7 वीडियो में बताना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। एग्जाम क्रैक यूट्यूब चैनल, इसका टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्रैक नोट्स नाम से है। और आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कुछ बच्चों का ये आया था कि सर जो यू आपका टेलीग्राम चैनल है वो अभी सर्च नहीं हो रहा है, तो आप उसका लिंक डाल दो। तो नीचे की तरफ मैंने जो अपनी क्लासें हैं वहाँ पर अपना जो लिंक है टेलीग्राम का वो डला हुआ है, तो वहाँ से आप जाके और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टाइम वेस्ट किए बिना मैं आगे चल रहा हूँ सीधा। अपना जो पीछे जो लेक्चर था उसमें बेसिक अपन ने बात की कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो कौन कौन से दो सिस्टम को कवर करता है और ये कैसे कैसे अपने यूट्यूब जो चैप्टर है इसमें काम करेगा, कैसे अपने दो जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों को कैसे परफॉर्म करता है और दोनों के अंदर कैसे कैसे इसका कार्य होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अपन ने सबसे पहला जो स्टार्ट किया था वो किया था अपन ने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो एंडोक्राइन सिस्टम है इस पार्ट को अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने बेसिक बात की थी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें किस किस चीज की बात करते हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। ग्रंथियां 3 प्रकार की ग्रंथियों की बात की थी अपन ने। तीनों प्रकार की ग्रंथियों में एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड की बात की थी और इसके एग्जाम्पल देखे थे। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट इस लेक्चर में आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन बात कर रहे हैं जो अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और जो मिश्रित ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों की जो पोजीशन अपनी पूरी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है। ठीक है। तो एक मेल और फीमेल दोनों को कॉमन रूप से दिखने में ये मेल लग रहा है आपको, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है टोटल। ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ ये वाला, और ये आपको सबको पता है यहाँ ब्रेन है। ब्रेन में आपको 3 ग्रंथियां दिख रही है। ठीक है। अगर अपन ब्रेन की बात करें तो 3 ग्रंथि है। एक आपको दिख रही है ये वाली ग्रंथि जिसे अपन बोलते हैं, इस ग्रंथि को अपन बोलते हैं, ये जो ग्रंथि होती है इसे अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको जो दिख रही है इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड या अपन बोल सकते हैं प्यूस ग्रंथि। ठीक है। इसके ऊपर की तरफ ये वाली जो है इसे अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस, लिखा हुआ है, ये हो जाएगी हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो पहली पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर ही लोकेशन, जब अपन डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड उस टाइम आपको बताऊंगा कि कौन सी ग्रंथि की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। तो ब्रेन में 2 ग्रंथि है और एक आपको ये दिख रही है पीनियल। ठीक है। तो एक कौन सी होगी, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी। ठीक है। तो ब्रेन में, ह्यूमन बॉडी के ब्रेन के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर 3 ग्रंथियां ब्रेन में है। उसके बाद में ये गले के अंदर है और गले के अंदर जो ग्रंथि है इसे अपन ने बोल दिया, ये ग्रंथि हो गई आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है। और उसके बाद में इस थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर यहाँ पर जो ग्रंथि है इसको अपन ने बोला है पीछे की ओर, जिसे अपन ने बोल दिया पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये हो गई पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। फिर ये थोरेसिक कैविटी है, यहाँ वाला ये जो पोर्शन है इसे अपन बोलेंगे थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्रंथि है, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये फेफड़े है और यहीं पर हार्ट होता है, तो फेफड़े, ये आपके फेफड़े है। ठीक है। तो फेफड़े और हार्ट के पास कौन सी ग्रंथि होती है, यहाँ पर ये हार्ट है, या फेफड़े हार्ट के पास कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, आप बोल दोगे थाइमस ग्लैंड, इसे बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। ये हो गई थाइमस ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद में आती है नीचे की तरफ, जैसे एक तो ये एब्डोमिनल कैविटी आ गई, यहाँ वाला ये जो पोर्शन है ये एब्डोमिनल कैविटी, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी और ये अपर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 2 किडनी अपने, ठीक है, ये दोनों किडनी है और इन किडनी के ऊपर की तरफ ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है, तो किडनी के ऊपर की तरफ जो ग्रंथि होती है इसे अपन बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये आपको दिख रही है यहाँ पर, और इसे अपन बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है। और
ये हो जाएगी जो आपकी ड्यूडेनम या ग्रहणी के पास से निकली हुई ग्रंथि है, जो आपके लेफ्ट साइड में उपस्थित होगी, इस साइड, ठीक है, यहाँ की तरफ। इसे अपन बोलते हैं पेनक्रियाज या इसे बोलते हैं अग्नाशय या पक्वाशय, ठीक है। ये जो ग्रंथि होती है इसे अपन बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। अब देखो एक मेल और फीमेल में यहाँ तक का जो पोर्शन है, एक मेल और फीमेल के अंदर यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ तक का, ये तो होता है सेम। मेल और फीमेल दोनों के अंदर यहाँ तक का होता है सेम। फिर अगर एक फीमेल्स की बात करें अपन, किसी फीमेल अगर मान लो ये यहाँ तक तो सेम ही है, फिर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर ये फीमेल्स के अंदर इसे अपन बोलेंगे, ये जो ग्रंथि है ये फीमेल्स की गोनेड्स होती है, जिसे अपन ओवरी बोलते हैं, ठीक है, या अपन इसको बोलते हैं अंडाशय। ये फीमेल्स की या फीमेल की जनन ग्रंथि बोल सकते हैं, फीमेल की गोनेड्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यदि एक फीमेल की बात करें तो फीमेल यहाँ तक होगा, ये फीमेल है, यहाँ तक का जो पोर्शन है ये एक फीमेल की टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फीमेल के एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये टोटल ग्रंथियां हैं। अगर कोई मेल होगा तो फिर उसके अंदर ये ओवरी तो हो जाएगा अलग, क्योंकि मेल है तो मेल की गोनेड्स होगी, तो मेल के अंदर कौन सी हो जाएगी फिर टेस्टिस, तो ये होगी मेल की गोनेड्स, जिसे अपन बोलते हैं या तो टेस्टिस बोल सकते हो या इसे अपन बोलते हैं वृषण। तो ये तो अपन बोल देंगे कि ये जो होती है ये होगी एक मेल की गोनेड, और ये किसकी होगी, एक फीमेल की गोनेड्स होगी, ये फीमेल की गोनेड्स होगी, या अपन इसको बोल सकते हैं जनन ग्रंथि, ठीक है। तो जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो जनन ग्रंथि दो होती है। अगर किसी फीमेल की बात करें तो अंडाशय ओवरी होती है, और एक मेल की बात करें तो कौन सी होगी, वृषण। तो ये बतानी बहुत जरूरी थी। फिर अपन जैसे आगे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन बेसिक ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम अपनी ग्लैंड को लोकेट करता है, या अपनी ग्लैंड वहां पर उपस्थित होगी। सबसे पहले आपकी आ गई ब्रेन में 3, फिर गले में 2 आ गई, थोरेसिक कैविटी में 1 आएगी, एब्डोमिनल कैविटी में बाकी सभी। जो बीच मेन एब्डोमिनल कैविटी होगी, जिसे अपर एब्डोमिनल कैविटी है, उधर ये गुहा बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी होगी, एक तो एड्रिनल हो गई और एक पेनक्रियाज, और लोअर एब्डोमिनल के अंदर कौन सी आ गई, अंडाशय और वृषण आ गई, ठीक है। तो ये टोटल आपकी ग्लैंड्स होती है, जिसको अपने को क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स और है, जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड होती है और एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड होती है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ग्लैंड्स की अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे, वो चैप्टर के लास्ट में, जैसे अपनी पूरी ये हो जाए उसके बाद में मैं बाकी सभी ग्लैंड्स की भी बात करूंगा, ठीक है। जैसे प्लेसेंटा हो गई, लेब असिस्टेंट की जो एग्जाम प्रीवियस जो एग्जाम थी उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो जैसे बेसिक है, जनरल कोई भी कंपटीशन है, जैसे रीट हो गई या आपकी अदर कोई एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई, या कोई भी छोटी मोटी जैसे मान लो पटवार की एग्जाम हो गई, इसका लेवल अगर थोड़ा सा हाई अपन लेके चले, तो जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर, या अपन बात करें आपकी लेब असिस्टेंट में, वहां से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछने की अप्रोच सबकी अलग अलग होती है। बाकी वहां पर जो क्वेश्चन पूछा इनसे हटके पूछा था प्लेसेंटा से निकलने वाले टोटल हॉर्मोन्स, तो वो भी अपन साथ में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन ये पढ़ेंगे उसके बाद में वो पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, कि मेरे को ये बताओ कि इस टोटल ग्लैंड्स में से अगर पूछ ले आपको कि ये सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जैसे आपको पूछ ले कि मनुष्य में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि या मनुष्य की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि पीयूष ग्रंथि होती है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको सबसे छोटी ग्लैंड पूछे इन ह्यूमन बॉडी, तो आप बोलोगे पीनियल बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। और ये होती है दूसरी सबसे छोटी, ये होगी दूसरी सबसे छोटी। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, दूसरी सबसे छोटी ये होगी। और अगर आपको सबसे बड़ी पूछ ले तो वो होगी थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है। अब इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड आपने मोस्टली सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबसे छोटी, मोस्टली आज जितने भी क्वेश्चन भी हैं तो उसमें भी मोस्टली देते हैं, या
ऑप्शन में मोस्टली पीनियल बॉडी को नहीं देते, लेकिन ऑप्शन में देने का मतलब ये नहीं होता कि सबसे छोटी ग्लैंड है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखो आज तक मैं जहाँ तक मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें पीनियल बॉडी का नाम नहीं है, लेकिन जब भी आपके नाम आ जाए कि निम्न में से सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो पीयूष ग्रंथि तो रट रखा है लोगों ने कि हाँ पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है, जबकि पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्लैंड है जिसे अपन कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, जिसे अपन पीनियल बॉडी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में पिट्यूटरी और पीनियल दोनों है तो राइट आंसर पीनियल होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर राइट आंसर कौन सा होगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, पीयूष ग्रंथि। अगर मान लो ऑप्शन के अंदर पिट्यूटरी भी नहीं है और पीनियल भी नहीं है तो तीसरी कौन सी होगी, तो होगी पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तीसरी सबसे छोटी ग्रंथि यदि आपको पूछे तो तीसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तीसरी सबसे छोटी ग्लैंड अगर आपको पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ये तो हो गई टोटल इनकी लोकेशन की बात कि कौन सी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, ये बेसिक आपको बताना जरूरी था कि ये ग्रंथियां यहाँ पर उपस्थित होती है। अब देखो एक छोटी सी और अपन बात करते हैं, ये टोटल इतनी ग्लैंड्स आपको दिख रही है, इनमें से ऐसी कौन-सी ग्रंथि है जो शरीर से बाहर किसी कैविटी के अंदर उपस्थित होती है, किसी गुहा के अंदर, किसी खोल के अंदर, किसी आवरण के अंदर उपस्थित होती है। तो यहाँ पर नेचर ने जब सभी ग्लैंड को बनाया तो अपन किसी ग्लैंड को अपन नहीं देख सकते सिवाय एक ग्लैंड के, और वो ग्रंथि कौन-सी होती है, टेस्टिस। ठीक है? नेचर ने इस टेस्टिस को बाहर वृषण कोश के अंदर, जो टेस्टिस का बाहर का जो आवरण है उसके अंदर शरीर से बाहर इनको बना दिए, बाहर उपस्थित कर दिए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि टेस्टिस या वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण के लिए टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए। मतलब अपन बोल सकते हैं लगभग 27-28 डिग्री टेम्परेचर तापमान होना चाहिए, और इतना टेम्परेचर तापमान में ही फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं स्पर्म का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन का कार्य जो है इस टेम्परेचर में होने के कारण नेचर ने इनको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बाहर की ओर बना दिया, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर में ये प्रोसेस होती नहीं है। इसलिए एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड बोल सकते हैं जो बाहर की ओर उपस्थित होती है। ठीक है, बाकी कोई भी ग्रंथि है जो शरीर से बाहर किसी आवरण के अंदर उपस्थित नहीं होती। ये तो हो गई बेसिक टोटल ग्रंथियों की लोकेशन की बात। अब अपन सबसे पहली ग्रंथि पढ़ेंगे, और उस ग्रंथि से पहले मैं थोड़ा सा हॉर्मोन्स की बात करूंगा कि ह्यूमन ये जितनी भी ग्रंथियां हैं ये किसका सिक्रेशन करेगी, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जो एंडोक्राइन, अपन बेसिक बात करें कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, या अपन बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन होता है, के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण होता है, और इस रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस को अपन एक नाम देते हैं और उसे अपन बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किस रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन होता है, तो अपन बोलेंगे एक रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन होता है, और ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो अपने को बेसिक सी थोड़ी हार्मोन की प्रॉपर्टी की बात करनी है, बाकी हार्मोन से आपको क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं देंगे, ऐसे जरूर थोड़ा सा दे सकते हैं, क्योंकि आजकल अधीनस्थ बोर्ड का, जैसे मैंने जो पैटर्न अभी आपने देखा होगा, पशु परीक्षण की एग्जाम आपने दी होगी, और पशु परीक्षण की एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बदला है वो क्वेश्चन इजी थे, लेकिन आपको तुक्का आप नहीं मार सकते। मतलब आपको अगर चारों ऑप्शन आते हैं तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, नहीं आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। अब वो बात नहीं रही है कि आप कोई ऐसे ही किसी चीज को रट लो और सीधा आंसर दे दो, ऐसा नहीं है। आपको यदि एग्जाम को क्रैक करना है तो अब आप में वो चीजें नहीं है कि सीधे एक एक लाइन वाले क्वेश्चन कर लिए, ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज को प्रॉपर और क्या पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन से जैसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा कथन हार्मोन के लिए असत्य है या सत्य है, ठीक है। तो देखो बेसिक बात कर रहे हैं,
एंडोक्राइन ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। अब हार्मोन की बेसिक अगर अपने को बात पूछे, इसकी प्रॉपर्टी यदि अपने को पूछ ले, तो हार्मोन्स रियल में होते क्या है? तो देखो, एक बेसिक सा मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि रियल में हार्मोन होते क्या है। तो देखो, हार्मोन्स की डेफिनेशन अपन समझे सबसे पहले कि रियल में हार्मोन क्या होते हैं। तो देखो, ये कोई अपन बात कर रहे हैं कि ये कोई एंडोक्राइन सेल है। मतलब यहां पर अपन बात करें कि यहां पर ये एंडोक्राइन सेल है या एंडोक्राइन टिश्यू या अंतःस्रावी कोई भाग है इस सेल का, ठीक है। तो इसे अपन ने बोल दिया कि ये है एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, या एंडोक्राइन सेल या एंडोक्राइन टिश्यू बोल सकते हैं, ये इसे अपन बोल सकते हैं अंतःस्रावी भाग। तो अपन यही अपन ने बात की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो अपन ये बात करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किसका सिक्रेशन? हार्मोन का। और अपन ये बोलेंगे कि जैसे इसकी रियल में डेफिनेशन क्या होगी? तो अपन ये बोलेंगे कि इनकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अंतःस्रावी, ये देखो अंतःस्रावी कोशिका या अंतःस्रावी भाग से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी भाग से स्रावित होते हैं और इनको सीधे ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है और ये ब्लड के साथ मिलकर, ब्लड के साथ क्या करेंगे? मिलेंगे और ब्लड के साथ मिलकर ये रासायनिक पदार्थ किसी टारगेट सेल पर, ये हो गई कोई टारगेट सेल हो गई, कोई भी टारगेट सेल या लक्ष्य कोशिका अपन बोल सकते हैं। इस लक्ष्य कोशिका पर पहुंचकर, मतलब यहाँ पर लक्ष्य कोशिका पर पहुंचेंगे और इस लक्ष्य कोशिका पर पहुंचकर यहाँ पर इसके क्या लगे रहते हैं? रिसेप्टर लगे रहेंगे। लक्ष्य कोशिका तक पहुंचकर और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होकर इस कोशिका के लिए अपनी उपापचयी या मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। वो रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। देखो, वापिस समझो इसको। ये एक अंतःस्रावी हार्मोन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। हार्मोन की डेफिनेशन अपने को समझनी है। उस डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रियल में हार्मोन्स की डेफिनेशन होती क्या है? मतलब अगर आपको पूछ ले, हर एक चीज क्लियर करके चलो। अपने को कुछ भी ऐसा नहीं रखना है जो अपने क्लियर नहीं है, ठीक है ना? इतना आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि का कोई अंतःस्रावी भाग है और इससे कोई रासायनिक पदार्थ निकल रहा है, इसे अपन एक रासायनिक पदार्थ बोल रहे हैं। ये कोई रासायनिक पदार्थ है। अभी अपन ने इसको हार्मोन नाम नहीं दिया है, अभी इतना ही बोलेंगे ये कोई रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी कोशिका या अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन पार्ट से स्रावित होकर, ये है ब्लड कोशिका या ब्लड सेल या ब्लड नलिका। अपन बोल सकते हैं सीधा इसको कि ये है रुधिर नलिका या रुधिर, ठीक है। सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं और ब्लड में छोड़ने के बाद में ये एक टारगेट सेल या अपन बोल सकते हैं लक्ष्य कोशिका कर पहुंचकर उसके रिसेप्टर से जुड़कर इस कोशिका, ये कौन सी कोशिका होगी? ये लक्ष्य कोशिका होगी। तो इसे अपन बोलेंगे कि ये है लक्ष्य कोशिका या इसे बोलेंगे टारगेट सेल, ठीक है। इस टारगेट सेल पर पहुंचकर और इसे अपन क्या बोलेंगे? ये है इसके अभिग्राही या इसे अपन बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है। इससे जुड़कर इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को, इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस को या इसकी उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करते हो वो रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब हार्मोन की और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो देखो, हार्मोन की और क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, हार्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं? तो हार्मोन्स को प्रथम संदेश वाहक बोलते हैं। एक तो हार्मोन क्या होते हैं? प्रथम संदेश वाहक होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मैसेंजर होते हैं या प्रथम संदेश वाहक बोलते हैं। दूसरा, हार्मोन्स को अपन नॉन न्यूट्रिएंट एलिमेंट बोलते हैं
ये इसे अपोषकीय 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 तत्व अपोषकीय तत्व या नॉन न्यूट्रेंट एलिमेंट नॉन न्यूट्रेंट एलिमेंट नॉन न्यूट्रेंट एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, अपोषकीय तत्व का मतलब है कि जैसे मान लो मेरे शरीर में किसी हार्मोन की कमी हो गई, जैसे मान के चलो, मान लो कि मेरे शरीर में कोई भी XYZ कोई भी जैसे MSH हार्मोन की कमी हो गई। अब क्या मैं बाहर से उसको किसी के साथ, जैसे मेरे को कोई बोल दे ये लो ये खा लो और आपके शरीर में MSH चला जाएगा और उसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इनको कभी भी अपन न्यूट्रिएंट के साथ या न्यूट्रिशन के साथ नहीं ले सकते, पोषक तत्वों के साथ नहीं ले सकते। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो शरीर के द्वारा होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होगी। तो इसे देखो, पहला प्रथम संदेशवाहक प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं या फर्स्ट मैसेंजर बोल सकते हैं, ठीक है। अपोषकीय तत्व नॉन न्यूट्रेंट एलिमेंट होते हैं, इन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, मतलब अपन इसको स्टोर या इसको एकत्रित नहीं कर सकते, इनको एकत्रित नहीं कर सकते। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हार्मोन जैसे जैसे रिलीज होंगे तो ये रिलीज होंगे, इसका मतलब ये ऐसे नहीं कि बहुत महीनों तक या बहुत दिनों तक स्टोर रहेंगे और उसको अपन अलग से रख सकते हैं। नहीं, ग्रंथियां या ग्लैंड्स इनको स्टोर करके नहीं रखती है। इनको जिस टाइम जरूरत होती है टारगेट सेल पे अपनी उपापचयी क्रियाओं को, अपनी प्रोसेस को, बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगी, उस टाइम सीक्रेट करेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी ग्लैंड जो अपने हार्मोन को स्टोर भी रखती है, तो अपवाद तो हर जगह ही होते हैं, आपको ही पता है। तो एक थोड़ा सा अपवाद है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ये अपना एक हार्मोन है इसका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इस थायरोक्सिन हार्मोन को ये स्टोर करके भी रखती है। तो एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अपने हार्मोन को स्टोर करके भी रखती है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि, और रखेगी इसको, थायरोक्सिन को, ठीक है। तो वैसे अपवाद भी होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के अंदर प्रथम संदेशवाहक अपोषकीय तत्व और इनको स्टोर करके अपन नहीं रख सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि पहला प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है, तो पहला पादप हार्मोन जो था वो था ऑक्सिन। पहला पादप खोजा गया, पहला पादप हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सिन। और प्रथम पहला जंतु हार्मोन यदि आपको पूछे, तो पहला जो जंतु हार्मोन है उसे अपन बोलते हैं सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन। तो पहला जंतु हार्मोन तो कौन सा है खोजा गया? सिक्रेटिन हार्मोन। और पहला पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। ये टोटल एक हार्मोन की बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो मैंने बताई आपको। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं देगा। हार्मोन की बेसिक प्रॉपर्टी की रियल में हार्मोन होते क्या है, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। उसके अलावा हार्मोन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने आपको बताया है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे प्राइमरी मैसेंजर तो अपन ने बोल दिया, लेकिन अगर आपको पूछे कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हैं, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर अपन किसे बोलेंगे, तो ध्यान रखना, जो ये तो प्रथम संदेशवाहक है। यदि आपको पूछे द्वितीयक संदेशवाहक, तो आप ध्यान रखना, द्वितीयक संदेशवाहक यदि आपको पूछते हैं तो द्वितीयक संदेशवाहक अपन बताएंगे। जो अपने द्वितीयक संदेशवाहक है, इनकी अगर अपन बात करें तो द्वितीयक संदेशवाहक यदि आपको पूछे, द्वितीयक संदेश वाहक, तो द्वितीयक संदेश वाहक आप बोलोगे CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या हिंदी में आपको ऑप्शन मिल सकता है चक्रीय AMP। इसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और फर्स्ट मैसेंजर किसे बोलते हैं? हॉर्मोन्स को बोलते हैं। तो पहला प्रथम संदेशवाहक हॉर्मोन्स होते हैं। द्वितीयक संदेशवाहक पूछा हुआ है, पूछ सकता है CAMP। बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा अपने को ज्ञाता बनना नहीं है, सीधा अपने को नंबर 1 चाहिए तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा।
द्वितीयक संदेशवाहक CAMP, चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या चक्रीय AMP या साइक्लिक AMP को बोलते हैं, और प्राथमिक संदेशवाहक ये हो गया। ये टोटल प्रॉपर्टी है। अब मैं आगे पहली ग्लैंड स्टार्ट कर रहा हूं जिसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। तो पहली ग्रंथि अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, पहली ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष, या इसे अपन बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है, क्या इसकी लोकेशन होगी, वो बेसिक बात करेंगे। देखो, ये जो ग्रंथि होती है, ये तो आपको पता है, ये ग्रंथि जो होती है ये कहाँ उपस्थित होगी। ये ग्रंथि होगी आपके ब्रेन में उपस्थित है, ग्रंथि है ब्रेन में उपस्थित। और ब्रेन के किस भाग में उपस्थित होगी, तो अभी अपन इसकी कंप्लीट लोकेशन की बात करेंगे। देखना, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अपन बात करें, एक ब्रेन की हड्डी होती है, सॉरी कपाल की एक हड्डी है जिसे अपन बोलेंगे स्पीनोइड हड्डी। और इस स्पीनोइड हड्डी के गड्ढे के अंदर, एक गर्त के अंदर ये ग्रंथि उपस्थित होगी। स्पीनोइड हड्डी के गर्त के अंदर ये ग्रंथि उपस्थित होती है। तो अपन बोलेंगे यह ग्रंथि फोर ब्रेन में है। तो ब्रेन में, ये तो आपको पता ही है, ये ग्रंथि कहाँ उपस्थित होगी, ये ब्रेन में उपस्थित है। और ब्रेन की, ये ब्रेन के किस भाग में, तो ब्रेन के फोर ब्रेन के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। और इसका एक गड्ढा, ये स्पिनोइड हड्डी है जो आपको अलग कलर से दिख रही है। रेड कलर में जो दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे अपन बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस है, जिसे अपन, ये वाला जो भाग है, इसे इसे अपन बोलेंगे, ये वाला जो भाग है इसे अपन बोलेंगे कि ये है हाइपोथैलेमस, इसे बोलेंगे हाइपोथैलेमस। और जो ये वाली जो ग्रंथि है, जो आपको ये दिख रहा है, ये वाली आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इसे अपन बोलेंगे, ये वाला जो भाग है, इसे अपन बोलेंगे, ये स्पिनोइड हड्डी है, स्पिनोइड बोन या स्पिनोइड हड्डी। और ये जो गर्त है इसका, ये ध्यान रखना, ये जो गर्त है, इस गर्त को अपन बोलते हैं सेला टर्सिका, इसे बोलते हैं सेला टर्सिका। ये हो गया सेला टर्सिका, ठीक है। तो देखो, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यदि आपको पूछे तो देखना, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में तो है ही। ब्रेन के भी कितने भाग, ब्रेन के देखो, ये जो आपका ब्रेन है, जैसे अपन बेसिक ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेन है। और ब्रेन के ये फोर ब्रेन हो गया, ये यहाँ तक हो गया फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और ये हो गया हैंड ब्रेन, ठीक है। तो ये पश्चिम मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क, और ये मध्य मस्तिष्क। तो ये ग्रंथि होगी कौन से भाग में, ये होगी फोर ब्रेन के अंदर, अग्र मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। तो आपको इसकी लोकेशन यदि आपको पूछता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, तो आप बोलोगे पीयूष ग्रंथि ब्रेन के कौन से भाग में, फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर अग्र मस्तिष्क के अंदर जो आगे का भाग है, अग्र मस्तिष्क में ये स्पिनोइड हड्डी होती है। और इस स्पिनोइड हड्डी के गर्त के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे एक व्रंत होता है जिसे इनफंडीबुलम बोलते हैं। और उस इनफंडीबुलम के नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की तरफ, फोर ब्रेन में मटर के दाने के समान शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है। तो इसकी अगर आपको एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछे, तो एक छोटा सा और डायग्राम बताता हूँ जो ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं पर ये डायग्राम की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है। देखना, एक डायग्राम बना रहे हैं अपन, ध्यान से देखना। जैसे फोर ब्रेन के अंदर दो, जैसे मैं भाग बता रहा हूँ आपको, एक डाइएनसेफेलोन और एक कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। एक डाइएनसेफेलोन और एक क्या हो गया आपका, सेरेब्रम हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसे अपन बोलेंगे डाइएनसेफेलोन। ये वाला जो भाग है, इसे अपन बोलेंगे डाइएनसेफेलोन। और इसके नीचे की तरफ, यहाँ पर
इसके नीचे की तरफ एक व्रंत है, ये व्रंत है, और इस व्रंत से यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऊपर की तरफ ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया एपीथैलेमस, इसे बोलेंगे एपीथैलेमस। और यहाँ से एक ग्रंथि और जुड़ती है, और इस ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं, ये पीनियल बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रंथि है और ये पीनियल स्टाल्क से जुड़ी रहती है, इसे अपन बोलते हैं पीनियल बॉडी। तो ये तो क्या हो गई, पीनियल ग्रंथि, पीनियल। ये क्या होगी, इसे अपन बोलेंगे पीयूष ग्रंथि, जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इनफंडिबुलम हो गया, इसे बोलेंगे इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस, इसे बोलेंगे हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। ये दोनों की तरफ ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन थैलेमस, ये हो जाएगा थैलेमस। और ये ऊपर की तरफ ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं थैलेमस के ऊपर, तो इसे बोलेंगे एपीथैलेमस, ठीक है। और ये हो गया डायोसील कैविटी, इसे बोलेंगे डायोसील गुहा, ठीक है, या डायोसील कैविटी। अब देखना, यहाँ अपन बात करें ये डाइएनसेफेलोन, एक फोर ब्रेन की बात करें, तो एक फोर ब्रेन के अंदर दो भाग होते हैं। फोर ब्रेन में एक हो गया सेरेब्रम और एक डाइएनसेफेलोन, ठीक है। तो सेरेब्रम और डाइएनसेफेलोन जो है, तो डाइएनसेफेलोन का ये फर्श है और ये डाइएनसेफेलोन की छत है। ये बेसमेंट ऑफ डाइएनसेफेलोन, ये बेस ऑफ डाइएनसेफेलोन, और ये रूफ ऑफ डाइएनसेफेलोन, ठीक है। और डायनसेफेलोन की छत के ऊपर की तरफ तो पीनियल बॉडी होगी, और बेस के अंदर हाइपोथैलेमस, और बेस से हाइपोथैलेमस से एक इनफंडिबुलम, एक व्रंत लगा रहता है, और उसके नीचे की तरफ कौन सी ग्रंथि होगी, जैसे यहाँ पर ये डायनसेफेलोन की फर्श हो गई, और ऐसे ये ग्रंथि उपस्थित ऊपर की तरफ, जैसे इधर हाइपोथैलेमस हो गया और नीचे की तरफ क्या होगी, ये होगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एग्जैक्ट लोकेशन आपके सामने है कि यह ग्रंथि ब्रेन के डाइएनसेफेलोन के फर्श पर हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर एक व्रंत से जुड़ी रहती है, और ये ग्रंथि कपाल की स्पिनोइड हड्डी के सीला टर्सिका ग्रत के अंदर मटर के दाने के समान या पी शेप के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या हो गई, हाइपोथैलेमस। इसके दो भाग होते हैं, दो भाग कौन कौन से है, देखो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब दो भाग में इस भाग को क्या बोलेंगे, तो इस भाग को अपन बोलते हैं, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को अपन बोलते हैं, ये हो गया अग्रभाग, इसे बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है। और ये हो गया पश्च भाग, इसे बोलते हैं अपन पश्च भाग। तो एक तो कौन सा हो गया, अग्रभाग, और एक कौन सा हो गया, पश्च भाग। एक अग्रभाग हो गया, एक पश्च भाग हो गया। पश्च भाग जो होता है, इसका एक नाम होता है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को क्या बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को अपन बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को क्या कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को, इसको बोलते हैं अपन एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो देखो पीयूष ग्रंथि के टोटल कितने भाग है, दो भाग है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग, एक भाग को अपन बोलेंगे अग्रभाग, और अग्रभाग को बोलते हैं अपन एडिनोहाइपोफाइसिस। और एक होता है पश्च भाग, एक एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट को अपन बोलेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट को अपन बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखो, ये पश्च भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये अग्रभाग है। इससे अलग हार्मोन सिक्रेट होंगे और इससे अलग हार्मोन सिक्रेट होंगे। अब यहां से हाइपोथैलेमस से ये नीचे की तरफ जुड़ा है, तो देखना यहाँ की तरफ एक एक्सोन होगा, एक नर्व होगी, ठीक है। यहाँ मैं बात करूंगा, यहाँ पर इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे एक, इस भाग में यहाँ पर एक नर्व ऐसे उपस्थित होगी,
और ये नर्व ऐसे नीचे की तरफ इस वाले हार्मोन को यहाँ पर लेके आती है, ठीक है? यहाँ पर ये इन हार्मोनों को लेकर आएगी। मतलब यहाँ पर हाइपोथैलेमस के द्वारा 2 हार्मोन बनते हैं और उस 2 हार्मोन को यहाँ से बन के इसके थ्रू वो हार्मोन कहाँ पर आ जाते हैं? वो पश्च भाग के अंदर आ जाते हैं। तो आप क्या समझे इस चीज़ से? इस चीज़ से अपन ये समझे कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग के हार्मोन पीयूष ग्रंथि खुद बनाती है और खुद ही सिक्रेट करती है, ठीक है? लेकिन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से या न्यूरोहाइपोफाइसिस से इस भाग से जो स्रावित हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के खुद के नहीं होते, वो हाइपोथैलेमस बनाती है और इस एक्सोन के थ्रू कहाँ पर आ जाते हैं, इस जो नर्वस सेल है इसके थ्रू कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं और फिर सीक्रेट कौन करता है? पीयूष ग्रंथि का न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग करता है। आप इस चीज को समझे या नहीं समझे, इसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि पीयूष ग्रंथि के ऐसे कौन से हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा तो सीक्रेट होते हैं लेकिन वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। सिंपल सीधी भाषा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है या पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित नहीं होता? तो आप बोलोगे अभी मैं बताऊंगा टोटल हार्मोन्स के नाम, तो आपको ऑप्शन में आ जाए न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन, दोनों के द्वारा स्रावित हार्मोन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो आप बोलोगे न्यूरो हाइपोफाइसिस या पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि के खुद के नहीं होते हैं, ये हाइपोथैलेमस बनाता है। 2 हार्मोन होते हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन इसके द्वारा रिलीज यहाँ बनेंगे तो कौन? हाइपोथैलेमस बनाएगा और ये इससे इस भाग में पहुंचते हैं और फिर रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या करती है? रिलीज करती है, ठीक है? जबकि एडिनो हाइपोफाइसिस से टोटल 7 हार्मोन निकलते हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा खुद के द्वारा ही बनाए जाते हैं और पीयूष ग्रंथि के द्वारा खुद के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं, ठीक है? तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये हार्मोन केवल सीक्रेट करता है ये भाग, ये बनाता नहीं है, बनाता हाइपोथैलेमस है और ये बनाता भी है और क्या करता है? सीक्रेट भी करता है, स्रावित भी करता है, ठीक है? तो पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हो गए? 2, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। कुछ गंदी किताबें, कुछ गंदे टीचर जो ये बोलते हैं कि पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, जबकि ध्यान रखना मनुष्य के अंदर पीयूष ग्रंथि के 2 ही भाग होते हैं, ठीक है? एक कौन सा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस और एडिन एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है? ये जरूर बोल सकते, जैसे कई लिखाते हैं कि एमएसएच हार्मोन का सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से होता है। वाह भाई वाह! ऐसा अपन अगर गलती से ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? जैसे एमएसएच का सिक्रेशन होता है, एक आ जाए पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से, एक एडिनो हाइपोफाइसिस के इंटरमीडिया से, एडिनो हाइपोफाइसिस के डिस्टेलिस पार्ट से, ठीक है? या न्यूरो हाइपोफाइसिस से। गलत हो गया ये अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। अपने को ऐसा नहीं पढ़ना है, अपने को वही चीज़ पढ़नी है जो रियल में ऑथेंटिक हो और उसका आंसर वो माना जाए जो अपन बोले, ठीक है ना? तो वो ही माना जाएगा। तो ध्यान रखना केवल 2 ही भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसके 3 भाग होते हैं। जैसे एडिनो हाइपोफाइसिस अगर आपको पूछे पीयूष ग्रंथि के, तो पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। लेकिन एडिनो हाइपोफाइसिस के वापस कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के तीनों भागों से जैसे अगर आपको पूछ ले, 3 भाग में जैसे पार्स आपको इंटरमीडिया पूछ ले, पार्स डिस्टेलिस पूछ ले या पार्स ट्यूबरलिस पूछ ले, ठीक है? तो एडिनो हाइपोफाइसिस के जो 7 हार्मोन है, उनमें से जैसे एक मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसीलिए बोलते हैं कि मध्य भाग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएसएच हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो एमएसएच हार्मोन का सिक्रेशन है एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्स इंटरमीडिया से होता है। तो ये होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, ना कि पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर पीयूष ग्रंथि के 2 ही भाग होंगे, कई इसके 3 भाग बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? 3 भाग नहीं होते, 2 ही भाग होते हैं, ठीक है? अब अपन देख रहे हैं ये आपको टोटल इसकी लोकेशन का पता चल गया, इनके टोटल भाग का पता चल गया, कैसे इसके हार्मोन रिलीज होते हैं, पीयूष ग्रंथि के खुद के कौन से हार्मोन है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के कौन से हार्मोन है।
नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के हॉर्मोन्स की। तो इसके दो हार्मोन है, दो भाग है सॉरी, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के टोटल कौन कौन से हार्मोन है, तो देखो पहला हार्मोन एसटीएच जीएच जिसे ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एक एक हार्मोन को अपन पढ़ेंगे। दूसरा है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक या लैक्टोजेनिक हार्मोन। एक है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टोटल 7 हार्मोन तो किसके हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस के। और न्यूरो हाइपोफाइसिस के एक हार्मोन तो हो गया वेसोप्रेसिन, जिसे अपन पिट्रेसिन भी बोलते हैं, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। और एक हो गया ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन दूसरा हार्मोन हो गया ये जो दोनों हार्मोन है ये बनाए जाते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। ये बनाता तो कौन है, हाइपोथैलेमस, और रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग। ठीक है, तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, अभी पीछे अपन ने देखा, देखो यहाँ पर अपन ने ये चीज देखी, ये जो वाला जो भाग है, इस वाले भाग के जो हार्मोन है वो ये दोनों हार्मोन है, और ये बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस, और रिलीज कौन करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए हार्मोन कौन से हैं, तो खुद के द्वारा जो निर्मित हार्मोन है वो ये है, ये पीयूष ग्रंथि के खुद के हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित, के द्वारा निर्मित। ठीक है, ये खुद के द्वारा निर्मित है और इसी के द्वारा सीक्रेट होते हैं, और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा निर्मित है और सीक्रेट किसके द्वारा होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। तो आज की जो इस लेक्चर में है अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक एक हार्मोन के अपन बात करेंगे, क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या कार्य, इसकी कमी और वृद्धि से क्या क्या रोग होते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन इसके हार्मोन के फंक्शन की बात करते हैं।